Hello students, I am Jaysri Miss. Now today I am going to teach the chapter number 6 history, the rise of independent regional powers. Now in the previous chapter, decline of Mughal Empire, we have studied about what are the causes of Mughal Empire and how it is declined. Now after the disintegration of this Mughal Empire, so there are lot many number of states where they made their independent power. So in this chapter we will study about the different independent powers. They made their own independent states like Maratha, Awadh, Hyderabad, Mysore, Bengal, etc. Now first move on to chapter this new states and kingdoms. तो as the Mughal Empire began to disintegrate, जब ये मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया राइट, तो व्हाट हैपन, अभी क्या होगा, वो फाइटिंग में चल रहे थे, तो इसमें बस क्या होगा कि जितने जो अलग अलग जो मुगल के अलग अलग स्टेट्स थे उसके जो उन्होंने अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया. दे डोंट बॉदर अबाउट द मुगल्स. तो द पॉलिटिकल वैक्यूम वॉज फिल्ड बाय द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स. इसमें कौन कौन से रीजनल पावर बन गए थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, सिख, राजपूत स्टेट्स से मिली. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल दिस किंगडम्स. नाउ सम स्टेट्स सच एज मराठा किंगडम है. ये मराठा और औरंगजेब के साथ बहुत फाइटिंग हुआ था, दिस रिबेलियंस. तो दे वर द प्रोडक्ट ऑफ द रिबेलियंस अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, वाइल द अदर लाइक बंगाल that was established when the governors of these Mughal provinces took the advantage and decaying central authority and asserted their independence. अभी क्या हुआ कि जो इधर बंगाल में जो गवर्नर था, जब ये मुग़ल जो एम्पायर था वो डिकेइंग कंडीशन में था एंड डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो उसका एडवांटेज लेके उन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया मुगल्स. फर्स्ट मराठास, हम लोग रहते महाराष्ट्र में, मराठास, Maratha Shivaji Maharaj, you know. The most important among the regional power that is called Maratha kingdom, सबसे ज़्यादा important था. In fact, Marathas alone had the power, इनमें इतना power and potential था to establish all India empire upon the ashes of Mughal empire. मुगल एम्पायर के एशिस पे वो अपना पूरा ऑल इंडिया एम्पायर बना सकते, उतना उन मराठा में पावर था. अभी शाहू था, वो ग्रैंड सन था शिवाजी महाराज का, हैड बीन इम्प्रिजेंट, जो औरंगजेब ने उसको जेल में इम्प्रिजेंट किया था, एंड वॉज रिलीज बाय द आफ्टर डेथ ऑफ एम्पर. अभी औरंगजेब के मरने के बाद उसको छोड़ दिया, रिलीज़ किया शाहू को, दैट इज़ ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी. अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रॉक आउट, बहुत सारे वॉर चालू हो गए अमंग मराठास. अभी शाहू जे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द मराठा throne with the help of Balaji Vishwanath, who was subsequently rewarded for his services and loyalty with the post of पेशवा और चीफ मिनिस्टर मुख प्रधान, जो वो पेशवा की तरह था. और उसने बालाजी विश्वनाथ ने उसको शाहू को सपोर्ट किया, उसको थ्रोन में असेंड इन द थ्रोन राइट. नाउ शाहू जो ईस्ट लविंग था, बहुत वीक था, जैसे शिवाजी के महाराज के जैसे नहीं था स्ट्रॉन्ग, वॉज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड टू द पोजिशन. वो एक नाम का हेड बन गया, सेरिमोनियल हेड ऑफ द मराठा किंगडम, बट एक्चुअल पावर किसके हाथ में था? बालाजी विश्वनाथ, पेशवा, उसको अनदर नेम क्या है, पेशवा के हाथ में था. तो द रियल पावर एंड द अथॉरिटी वॉज एक्सरसाइज बाय द पेशवा, एंड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द मराठा हिस्ट्री. फर्स्ट हिस्ट्री में फेज में क्या था? शिवाजी महाराज का था, और सेकेंड फेज में देयर इज अ पेशवा, बालाजी विश्वनाथ. ना इट वॉज अ पीरियड ऑफ डोमिनेंस राइट ऑफ द पेशवा. जो वो पेशवा का बहुत टाइम था, बहुत जोरदार डोमिनेंस था. हु रूल्ड द किंगडम, उसने किंगडम चलाया एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एम्पायर, पूरा एम्पायर खड़ा किया पूरा उसने अपना. बालाजी विश्वनाथ टुक द एडवांटेज ऑफ द वीकनेसेस ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट कंसेशंस एंड एनहांस द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ मराठास. अभी बालाजी विश्वनाथ है, उसने पूरा एडवांटेज लिया. जब भी मुगल एम्पायर था वो पूरा डिक्लाइनिंग स्टेट में था, तो उसका एडवांटेज लेके उसने पूरा एम्पायर कवर कर लिया उसने, एंड उसने अपना पावर एंड प्रेस्टीज बढ़ा दिया मराठास का. एंड जो उसने ऑल द टेरिटरीज दैट हैड बिलोंग टू शिवाजी बट बीन कैप्चर्ड बाय औरंगजेब के कब्जे में था, जो शिवाजी का था, तो उसने वापस रिकैप्चर कर लिया, वह रिस्टोर टू शाहू. एंड फर्दर मोर
the right to levy Chauth and Sardes Mukhi from the 6 Mughal provinces in the Deccan was also granted to Maratha. अभी ये चौथ एंड सरदेश मुखी दे आर रेवेन्यू जो मुगल प्रोविंसेस का था, तो वो जो रेवेन्यू किसको मिलेगा, अभी मराठास को मिलेगा, तो उसको ट्रांसफ़र हो गया शाहू को, मराठास को। तो ये बालाजी विश्वनाथ इतना पावरफुल पेशवा, इज़ वेरी पावरफुल। इन 1719 बालाजी विश्वनाथ है, उसने क्या किया, मार्च टू दिल्ली टू हेल्प द सईद ब्रदर्स ओवरथ्रो द मुगल एम्पायर। उसने हेल्प किया सईद ब्रदर्स को, उसको मुगल एम्पायर को पूरा ओवरथ्रो करने के लिए। फरूख शेयर को, मुगल एम्पायर कौन था, फरूख शेयर को ओवरथ्रो करने के लिए। तो बालाजी विश्वनाथ had made the Marathas a formidable power. He laid the foundation of the hereditary dynastic rule of the Peshwa and was succeeded by his son बाजीराव I। हाँ, तो बालाजी के बाद क्या है, कौन सा है, बाजीराव I, उसका जो मेन सन था। बाजीराव I भी ऑल्सो मिलिट्री जीनियस था, वो भी बहुत अच्छा जीनियस। अंडर हिज बोल्ड एंड डायनेमिक लीडरशिप द मराठा किंगडम वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू मराठा एम्पायर। उसने पूरा किंगडम को एम्पायर किया, कलेक्ट किया। आफ्टर द सीरीज ऑफ ब्रिलियंट campaigns against Marathas and Mughals and rivals. Major development at this time was rise of prominent Maratha families. अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी फैमिलीज आ गई, राइज प्रोमिनेंट। इसमें जो मेन थी सिंधिया, भोसले, होलकर एंड गायकवाड़ फैमिलीज। द पेशवास डिवाइडेड द अर्स्टवाइल मुगल प्रोविंसेस। अभी ये चार जो मेन फैमिलीज थी मराठास की, उसने पूरा डेवलपमेंट किया, मेजर डेवलपमेंट। पेशवा जो डिवाइडेड, उसके जो मुगल की जो प्रोविंसेस थे, जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके वो जो मराठा की जितनी फैमिलीज थे उसको दे दिया, सबको, चीफ को ऑफ दिस मराठा फैमिलीज को। तो ये जो चीफ थे जो एंजॉय द मैक्सिमम ऑटोनॉमी, अभी अपना राज चलाने लगे विद इन द रिस्पेक्टिव रीजन। जो जो रीजन उसको दिया था ना, उस पर एकदम अपना ऑटोनॉमी चलाया। पेशवा वॉज द ऑफिशियल हेड ऑफ दिस लूज यूनियन ऑफ मराठा चीफ्स विच इज रेफर्ड टू एज अ मराठा कॉन्फेडरेसी। बाजीराव I was succeeded by the 18-year-old son बालाजी बाजीराव। When Shahu died हो गया, तो पेशवा became the official head of the मराठा एम्पायर। इसमें पूना, जो अभी पुणे है, इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस पेशवा, became the capital of the Maratha Empire. बालाजी बाजीराव कंटिन्यू टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। उसने एक्सपांशन स्टार्ट ही कर दिया, अपना किंगडम बढ़ाते गया। एंड ड्यूरिंग हिज राइम जो मराठा एम्पायर है वो एकदम हाइट पे गए, रीच द हाइट्स ऑफ पावर। बालाजी बाजीराव के बाद पूरा पावर एंड ग्लोरी उसका बढ़ गया। इन द नॉर्थ द मराठा बिकेम द पावर बिहाइंड द मुगल थ्रोन एक्चुअली। नाउ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब ब्रॉट देम डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद अफगान रूलर मोहम्मद शाह अब्दाली। अभी ये उन्होंने दिल्ली, बाद में मराठास ने क्या कैप्चर किया, पंजाब। तो अभी पंजाब कैप्चर किया तो डायरेक्टली उन किस में कॉन्टेक्ट में आ गए, अफगान रूलर दैट इज अहमद शाह अब्दाली। अ मेजर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ फॉर द मास्टरी ऑफ द नॉर्थ इंडियन बिगिन। मराठा सब नीचे थे ना, महाराष्ट्र डेक्कन में, नॉर्थ में भी कैप्चर करने स्टार्ट हो गया उन्होंने। पर मराठा जो आर्मी थी ना, वो डिफीटेड हो गई, हार गई। किसके सामने, अहमद शाह अब्दाली के सामने, एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। तो मराठा जो एम्बिशन था ना उसका, रिप्लेसिंग द मुगल एम्पायर बाय द स्कैटर्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ पानीपत। अभी उसका जो मेन एम्पायर, उसको मराठा एम्पायर पूरा एस्टेब्लिश करना था, बट इन ही डिफीटेड, मराठास डिफीटेड ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। द अफगान्स टू फेल्ड टू कैपिटलाइज ऑन देयर विक्ट्री। अफगान भी फेल हो गए। तो कंडीशंस फॉर आइडियल फॉर द एंट्री। अभी इसका जो फ़ायदा किसने लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पावरफुल कंटेंडर फॉर सुप्रीमेसी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही, दो जन वॉर करते इसके बीच में आ गए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट मराठास। अभी सेकेंड कौन सा किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था इंडिपेंडेंट, बंगाल में। बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस, बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर। एज द मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन, मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन हो गई, वैसे ही डिक्लाइन हुआ तो सब अपने अपने फ़ायदा ले लिया, सब ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए। तो बंगाल ने भी बना लिया था। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो कौन था, मुर्शिद कुली खान, टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द इम्पीरियल कंट्रोल। उसने पूरा मुगल एम्पायर का पूरा कंट्रोल निकाल लिया। अल्दो ही कंटिन्यू टू पे द एनुअल ट्रिब्यूट टू द मुगल एम्पायर, ही बिगेन टू रूल द बंगाल इंडिपेंडेंटली। उसने अपना बंगाल में इंडिपेंडेंटली रूल स्टार्ट किया।
मुर्शिद कुली खान वॉज द एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर था एंड मैन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी, बहुत जोरदार एबिलिटी थी. ही फ्रीड बंगाल फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरनल डेंजर, जितने भी डेंजर्स थे उसको फ्री कर दिया, एंड अपनी स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द स्टेट. तो द मोस्ट कैपेबल अमंग द सक्सेसर कौन था? अलीवर्दी खान, उसका मेन सक्सेसर. ही रीऑर्गेनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रमोटिंग ट्रेड, एनकरेज मर्चेंट्स, इंडियन फॉरेन कंट्री की उससे ट्रेडिंग स्टार्ट किया फॉरेन के साथ, कंट्रीज़ के साथ, टू कैरी ऑन ट्रेड विद बंगाल. He, however, did not allow the French and the British merchant to fortify their factories in the Chandarnagar, but now it is called Chandarnagar, and Calcutta, now it is called Kolkata. उसने वो अलाउ नहीं किया फैक्ट्री डालने के लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ की थी, ब्रिटिश एंड फ्रेंच को. पर नवाब ऑफ बेंगाल्स तो however failed to understand the true nature and the ulterior motives of the British trading company. अभी उन्होंने ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो बंगाल के जो रूलर्स थे वो अनजान थे. ब्रिटिश का मेन मोटिव क्या था? पूरा एम्पायर कैप्चर करना, वो उनको पता नहीं था. तो दे बिलीव दैट द ट्रेडिंग कंपनी कुड नॉट नेवर चेंज द अथॉरिटी. उनको लगा कि हमारी अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं करेंगे, वो ऐसे लग रहा था उन लोगों को. बट नो एफर्ट्स वर मेड टू रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथन द आर्मी. उन्होंने कोई आर्मी स्ट्रेंथन नहीं की. करप्शन भी बहुत था, एंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वर ससेप्ट ब्राइब्स, वो रिश्वत भी लेते थे. तो दिस वीकनेसेस मेड द बंगाल हैप्पी हंटिंग ग्राउंड हो गया फॉर द एग्रेसिव एम्पायरिस्टिक एम्बिशन ऑफ द ब्रिटिश. अब ब्रिटिश को मौका मिल गया अटैक करने के लिए, हंटिंग ग्राउंड. देन अवध. द फाउंडेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध वो लेड बाय सादत खान. उसने सादत खान ने बनाया, जो गवर्नर था मुगल एम्पायर का. बाद में उसने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया. ही वॉज इंटेलिजेंट, एफिशिएंट एंड डेयरिंग, एंड ही एस्टैब्लिश्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. वो भी इससे अच्छा रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, स्ट्रेंथन द आर्मी, बहुत अच्छा काम किया. सादत खान वो सक्सेस, इसके नेफ्यू जो उसका भतीजा था, भाई का लड़का, सफदर जंग, उसको दे दिया पूरा, हु ब्रॉट स्टेबिलिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द अवध. सफदर जंग वॉज सक्सेड बाई सन, उसका सन था शुजाउद्दौला. द प्रॉब्लम पीरियड ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द राइन ऑफ नवाब्स स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ द रिफाइंड एंड द डिस्टिंक्ट लखनवी कल्चर का ये डेवलपमेंट हुआ. लखनऊ द कैपिटल सिटी ब्लॉसम्ड इनटू द सेंटर ऑफ द क्रिएटिव एंड प्रमोटिंग आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर. वो अभी भी आपको पता है लखनऊ. तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवध. नाउ हैदराबाद. हैदराबाद में भी अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बना आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ. द मुगल वाइसरॉय था डेक्कन का, तो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना. ही डिड नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल कंट्रोल, बट वो रूल किया हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रूलर, ऐसे जैसे इंडिपेंडेंट रूलर हो इसे. ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय एस्टैब्लिशिंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड रिमूविंग द करप्शन फ्रॉम द रेवेन्यू सिस्टम. उससे करप्शन निकाल लिया. प्रमोटिंग ट्रेड, प्रोटेक्टिंग स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट, वो अच्छा काम कर रहा था. द वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज दैट फॉलोड. तो डेट अभी क्या वो धीरे धीरे सक्सेशन के लिए डेथ हुआ. तो असफ जहाँ का डेथ हुआ हैदराबाद में. तो अभी इसकी वजह से क्या हुआ, हैदराबाद सॉफ्ट टारगेट बन गया. किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, अटैक करने के लिए, एंड फ्रेंच कंपनी हु वांटेड टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल इन दिस रीजन. कभी भी दो जन फाइट करते तो तीसरा आता. तो ऐसे ब्रिटिश आ गए इंडिया में. कार्नेटिक. नाउ कार्नेटिक. what is Carnatic? Carnatic is the South Indian states of Tamil Nadu and somewhat southeastern Karnataka and southern Andhra Pradesh. तो तीनों को मिला के क्या मतलब वो एरिया को क्या बोलते हैं? कार्नेटिक. तो कार्नेटिक इज़ वन ऑफ द सूबास ऑफ डेक्कन का जो मेन था एरिया, वो किसके अंडर कंट्रोल में था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद. द नवाब ऑफ कार्नेटिक हावेवर फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम निज़ाम्स कंट्रोल एंड एस्टाब्लिश्ड हेरिडेटरी रूल इन द स्टेट. अभी उसने निज़ाम के कंट्रोल से अपना निकाल लिया और अपना पूरा हेरिडेटरी रूल बनाया. तो दिस लेड टू द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कार्नेटिक. तो अभी धीरे धीरे क्या होगा, कोई भी पोजीशन के लिए वॉर स्टार्ट हो गए. एंड प्रोवाइडिंग द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी अपॉर्चुनिटी टू इंटरफियर इन दिस इंटरनल अफेयर्स एंड मेक टेरिटोरियल एंड कमर्शियल एंड फाइनेंशियल गेन्स. Mysore. Now the collapse of the powerful Vijayanagar Empire in the 17th century gave rise to the number of independent kingdoms
who were constantly in a war with one another. अभी जो विजयनगर किंगडम था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इट इज़ फॉलोड बाय सो मेनी वॉर फॉर द पोजिशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज द किंगडम ऑफ मैसूर, सबसे ज़्यादा, विच हैड समहाउ मैनेज्ड टू प्रिजर्व इट्स independence despite repeated attack by neighboring countries, kingdoms. तो इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मैसूर, जो किसके अंडर में था, इन द लीडरशिप ऑफ हैदर अली, इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द साउथ, सबसे ज़्यादा पावरफुल मैसूर. हैदर अली वॉज वन ऑफ द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ एंड ही रोज फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द ऑर्डिनरी सोल्जर इन द मैसूर आर्मी. अभी वो एक्चुअली वो सोल्जर था मैसूर आर्मी में, नॉर्मल ऑर्डिनरी. बाद में उससे कौन सी पोजीशन आ गई, तो टुक द पोजीशन ऑफ कमांडर बाय शेयर डिंट ऑफ मेरिट एंड डिटर्मिनेशन, जिससे धीरे धीरे उसकी पोजीशन बढ़ गई कमांडर. तो नॉर्मल सोल्जर से वो क्या बन गया, कमांडर. एंड फॉर्मिडेबल दिस वन. एंड इन 1761 ही ओवरथ्रू द गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश्ड द अथॉरिटी ओवर द मैसूर स्टेट. अंडर दिस रूल मैसूर, जो ये हैदर अली के अंदर में था जो मैसूर, वो पूरा प्रॉस्परस हो गया, पावरफुल स्टेट एंड फॉर्मिडेबल एडवाइजरी एंड इंडिस ईस्ट इंडिया कंपनी इन द साउथ. नाउ हैदर अली जो सक्सीड है, उसका हैदर अली का सन का नाम था टीपू सुल्तान. वो प्रूव्ड एकदम वर्दी सक्सेसफुल, वेरी पावरफुल. ही इंट्रोड्यूस बहुत सारे चेंजेस, रिफॉर्म्स ले आए. तो ओवरऑल द एंड रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. ही मॉडर्नाइज द आर्मी को मॉडर्नाइज किया, स्ट्रेंथन किया. एंड इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथन द इकोनॉमी बाय एनकरेजिंग एग्रीकल्चर को इंकरेज किया एंड मॉडर्न ट्रेड इंडस्ट्री. ही पोस्ट अ मोस्ट सीरियस चैलेंज टू द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. वो ब्रिटिश पावर के लिए बहुत चैलेंजिंग था टीपू सुल्तान, बिकॉज ही वॉज वेरी मच रिफॉर्म्ड, ही स्ट्रेंथफुल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड ही स्ट्रेंथन हिज इकोनॉमी ऑल्सो. तो ब्रिटिश के लिए वो खतरा था टीपू सुल्तान. राजपूत. The principal Rajput states like Jaipur, Amber, Jodhpur, Marwar, Udaipur, Mewar, they took the advantage of declining power of Mughals का डिक्लाइन किया, तो अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया उन लोगों ने भी. दिस रिसर्जेंट राजपूत स्टेट्स जो है अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट यूनाइट. वो दोनों अंदर अंदर सब झगड़ते थे, यूनाइटेड नहीं थे वो. तो कंसोलिडेट द पोजिशन. दे मेड नो एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश द राजपूत एम्पायर नहीं बनाया पूरा ऑन द लेबरीज ऑफ मुगल एम्पायर. तो वो अलग अलग लड़ते रहते थे. तो ऑन द कॉन्ट्रेरी दे कंटिन्यू टू फॉलो द इंडिविजुअल गोल एंड इंटरेस्ट, अपना अपना इंडिविजुअल गोल किया. वेरी ऑफन डाइवर्जेंट भी था, कन्फ्लिक्टिंग, बीच में इनको खिटपिट भी होती थी उनको लोग की. तो दे कॉम्प्रोमाइज द इंडिपेंडेंस बाय इंडल्जिंग इन पैटी क्वारल्स, खाली क्वारल्स ही स्टार्ट किए. द कोर्ट इंट्रीग्रीज, कंस्पिरेसी, स्ट्रेचरी, करप्शन बहुत स्टार्ट हुआ मुगल्स में. कोर्ट्स वर रिप्लेड इन द कोर्ट्स ऑफ राजपूत रूलर, रूलर्स के इधर भी स्टार्ट हो गया, ट्रेचरी, एवरीथिंग. इट सैप्ड देयर एनर्जीज एंड मेड देम वल्नरेबल टू सेल्फिश डिज़ाइन. हाँ, अभी वो अंदर अंदर झगड़ते थे, तो उसका फ़ायदा किसने लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. डिड यू नो Raja Savai Jai Singh, the ruler of Amber, was one of the well-known Rajput ruler in the mid-18th century. He had keen interest in astronomy, built number of astronomical observatories बनाई थी. जंतर मंतर जो दिल्ली में है, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस. He founded the city of Jaipur in Rajasthan, which was scientifically planned. एकदम अच्छा था राजा सवाई जय सिंह. He was also a social reformer who introduced reforms that would prevent evil practices such as sati, female infanticide. तो वो अच्छा काम किया था राजा सवाई जय सिंह ने. तो दिस इज ऑल अबाउट जयपुर एंड एवरीथिंग. नाउ सिख किंगडम, लास्ट वन. तो अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, मराठा, बंगाल, हैदराबाद, अवध. देन अभी सिख किंगडम, राजस्थान, अभी सिख किंगडम. तो गुरु गोबिंद सिंह द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु ऑर्गेनाइज मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ सिख कॉल खालसा बनाया था उन्होंने. पूरा मिलिट्री, उन्होंने अपनी मिलिट्री बनाई थी. वो मिलिट्री का नाम क्या दिया था, खालसा. ही इंस्टिल्ड इन द पीस लविंग सिख अ मार्शल स्पिरिट दैट वुड हेल्प द कैरी आउट द स्ट्रगल अगेंस्ट परसिक्यूशन ऑफ मुगल. अभी वो जो सिख थे ना, वो पीस लविंग थे, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मार्शल स्पिरिट, एकदम जो लड़ने की तैयारी पूरी, स्ट्रगल अगेंस्ट परसिक्यूशन ऑफ मुगल्स. द इन्वेजन्स ऑफ द नादिर शाह and अहमद शाह अब्दाली हैड वीकन द मुगल एम्पायर इन पंजाब. तो उसका एडवांटेज किसने लिया, इन लोगों ने लिया, सिख ने लिया. मूव ब्रॉट द पंजाब एंड जम्मू अंडर देयर कंट्रोल में ले लिया. एंड रोज टू प्रोमिनेंस इन लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी में वो प्रोमिनेंस उन्होंने लिया. सिख वर ऑर्गेनाइज इनटू लूज कॉन्फेडरेसी
ऑफ 12 मिसल्स, वो 12 ग्रुप में बटा हुआ था, ऑर्गेनाइज थी। तो ईच मिसल वॉज गवर्न बाई चीफ, उसका 12 का जो ग्रुप था उसका अलग अलग चीफ था। रंजीत सिंह चीफ ऑफ द वन ऑफ द मिसल्स, वो एक था, वॉज बॉर्न लीडर एंड ही ब्रॉट ऑल द सिख चीफ वेस्ट टू द सतलज अंडर द कंट्रोल। पूरा सतलज के वेस्ट में थे ना, वो रंजीत सिंह ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। ऑल द सिख मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ पंजाब बाय द एंड ऑफ द 18th century। इन 1809 रंजीत सिंह साइन द ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ लॉर्ड मिंटो के साथ मैनशिप किया, द गवर्नर जनरल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाय दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही एक्सेप्टेड द सतलज रिवर एज अ बाउंड्री बिटवीन सिख किंगडम एंड द ब्रिटिश टेरिटरी। तो एक पार्ट का जो सिख का था वो इनका एरिया, बाद में जो दूसरा पार्ट है वो ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द सिख किंगडम एंड चेक्ड इन द ईस्ट, ईस्ट का था ना उनका। तो रंजीत सिंह बिगेन टू कॉन्कर टेरिटरीज इन द नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का वो रंजीत सिंह के अंडर था। तो एट द टाइम ऑफ डेथ इन 1839 ही वॉज मास्टर ऑफ पावरफुल किंगडम विच एक्सटेंड फ्रॉम खैबर पास नॉर्थ से सिंध इन द साउथ तक पूरा एस्टेब्लिश किया था। तो रंजीत सिंह ने इज़ वेरी एम्बिशियस पावरफुल, तो उसने पूरा अपने किंगडम जो पूरा ये किया था, एस्टेब्लिश किया था। और उसने ट्रीटी भी की थी अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, कि वो सतलज के जो ईस्ट का जो पोर्शन ऑफ ब्रिटिश का है और ब्रिटिश शुड नॉट इंटरफियर इन दिस सिख किंगडम। तो इज़ अ वन ऑफ द वेरी मच पावरफुल रूलर। 10 चैप्टर completed. Thank you all of you. Bye.